हेलो। जी, अब ठीक है? अब ठीक है। तो चलिए बिना देर किए आज शुरू करते हैं। आज एक कमी है कि एमसीक्यू इसमें नहीं मिली, ठीक है? क्योंकि कंप्यूटर बॉय नहीं है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है हिस्ट्री, क्लियर ना? और हिस्ट्री में पीछे हम देख चुके हैं कर्नाटक। कर्नाटक युद्ध कितने हुए हैं? 3। कौन कौन? पहला कब से कब तक? 42-48। दूसरा 49 से 54। और तीसरा 56 से 63। और इसी 63 वाले को सप्तवर्षीय युद्ध बोला गया है। और इसका संधि है एपा पे। क्लियर है? चलिए हाँ, आगे आज हम देखते हैं, काफी बेहतरीन टॉपिक है। और उस टॉपिक का नाम है भैया क्या चीज? उस टॉपिक का नाम है अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। अंग्रेजों का मैसूर से संबंध। ठीक है? तो इस पे ना हम लोग ध्यान देते। क्या रहा है कि 1761 में हैदर अली कहाँ का शासक बना? मैसूर। मैसूर का शासक कौन बना? हैदर अली। और कब बना? 1761 में। कहाँ का? मैसूर का। और ये कौन है बच्चा? हैदर अली। कह रहा है कि हैदर अली की मृत्यु कब हो गई है? 1782 में हो। और 1782 में कौन सा युद्ध था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर। कौन सा युद्ध था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर। क्लियर है? हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन बना? उसका पुत्र टीपू सुल्तान। कौन बना? टीपू सुल्तान। अब ध्यान देते। कह रहा है कि मैसूर का शासक 1761 में कौन बना? हैदर अली। हैदर अली टपक गया, दांत बाके मर गया। कब है? 1782। और कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और फिर कह रहा है कि टीपू सुल्तान उसका क्या बना? उत्तराधिकारी बना। कह रहा है कि 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। अब देखिए, जितना हम लोग पुराना लुशन पढ़े हैं ना, उसमें सिर्फ ये पढ़े हैं कि अपनी राजधानी कहाँ रखी? श्रीरंगपट्टनम। लेकिन कभी हमने ये नहीं पढ़ा था कि बादशाह की उपाधि भी धारण की थी। तो ये चीज जो है ना, ये नया वाला लुशन में ऐड किया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। आपको पता होना चाहिए कि जैकोबिन क्लब का संबंध जो है ना, वो किस देश से था? जैकोबिन क्लब का संबंध किस देश से था? तो फ्रांस से। ठीक है? जी हाँ मोहन चौधरी, गुड इवनिंग। आप जहाँ से भी जुड़े हैं, आप कमेंट कीजिएगा कि चीज़ें कैसी चल रही। ठीक है? आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है, एक बार फिर से याद करते हैं। 1761 में कौन है? हैदर अली। कहाँ का शासक? मैसूर का। 1782 में क्या है? हैदर अली मर गया। और कौन? मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। उसके बाद उत्तराधिकारी कौन बना? टीपू सुल्तान। और राजधानी कहाँ कहाँ बना दिया? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। और इसी में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का क्या बना? सदस्य बना। और वह जैकोबिन क्लब किस देश से संबंधित था? फ्रांस से। ठीक। आगे बढ़ते हैं, याद करते हैं। कह रहा है कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 67 से 69। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 67 से 69। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 80 से 84। उसके बाद तृतीय कब हुआ? 90 से 92। और उसके बाद तृतीय कब हुआ बाबू? सीधे एकदम 1799। 1799। कोई दिक्कत है? अब सुनिए। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 69। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 67 से 69। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 67 से 69। दूसरा कब हुआ? 80 से 84। दूसरा कब हुआ? 80 से 84। और तीसरा कब हुआ बच्चा? 90 से 92। तीसरा कब हुआ? 90 से 92। और चौथा कब हुआ? 1799। अब सुनिए, जो दूसरा में है ना, इसके पापा जी मरे थे। कौन मरा था? हैदर अली मरा था। और चौथा जो है ना, उसमें स्वयं कौन मरा? टीपू सुल्तान मरा। ठीक। अब यहाँ से एक पूछने योग्य ये बातें हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके शासनकाल में? पहला किसके काल में? तृतीय किसके काल में? और चौथा किसके काल में? तो कुछ याद है?
हमने आपको बताया था एक ट्रिक, क्या? वे, पा, क, एक छोटा सा ट्रिक है, वे वाक वे। अब सुनिए, पहला हुआ है कब? 67 से 69। दूसरा हुआ है कब? 80 से 84। और तीसरा कब हुआ है बच्चा? 90 से 92। और चौथा कब हुआ है? 1700 क्या चीज? 99। अब सुनिए ध्यान से, पहला में भाग लिया कौन? वेरेलस्ट। पहला में कौन है? वेरेलस्ट। उसके बाद दूसरा में कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। अ क फॉर कार्नेवालिस, क फॉर कार्नेवालिस। अ वे फॉर वेलेजली, वी फॉर वेलेजली, वे फॉर वेलेजली। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक बार फिर से रिपीट मारते हैं। 1761, हैदर अली। हैदर अली कहाँ पे? मैसूर। 1782, 1782 में क्या हुआ? मर गया। उसके बाद कौन बना? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टनम में। और कौन सा क्लब? जैकोबिन क्लब। किस देश का? फ्रांस। उसके बाद कह रहा पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 67 से 69 दूसरा, 80 से 84 तीसरा, 90 से 92 चौथा, 1799। क्लियर है? पहला किसके? वेरेलस्ट। दूसरा वारेन हेस्टिंग्स। तीसरा कार्नेवालिस। और फिर चौथा वेलेस्ली। आते हैं, कह रहा है कि टीपू की मृत्यु कहाँ पे हुई? श्रीरंगपट्टनम में। समय कब है बाबू? 1799 में। ठीक। कह रहा है कि आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर के दौरान 99 में हो गई। और टीपू सुल्तान को सिर ए मैसूर भी कहा जाता है। किसको सिर ए मैसूर? किसको कहिएगा? हैदर अली को कि टीपू सुल्तान को? क्या कहिएगा? टीपू सुल्तान को। किसको कहिएगा? टीपू सुल्तान को। अब सुनिए, इस तीनों युद्ध में ना संधि हुई है। क्लियर है? तीनों में क्या हुआ है? संधि हुआ है। तो इसमें ना 3 लेटर का नाम है, इसमें क्या है? 4 लेटर का, और इसमें कितना है? 5 लेटर का नाम है। यही है ना बच्चा? ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, इसमें जो नाम है ना वो है क्या चीज? मद्रास की संधि। और इसमें कौन सी संधि है? मंगलोर की संधि की, मंगलोर की। और इसमें कौन सी है बच्चा? श्रीरंग पट्टनम की संधि। क्लियर है? इसका एक छोटा सा नॉर्मल टिक है, मामा श्री। म फॉर मद्रास, म फॉर मंगलोर, श्री फॉर श्रीरंग पट्टनम। कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो चलिए, ये पूरा पेज क्लियर हो गया। अब इसमें खाली एक चीज पढ़ना है कि टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? शेर की तस्वीर होती थी। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर? शेर की तस्वीर। और वो मैसूर का शेर भी कहलाता था। ठीक है। कह रहा है कि 1760 में कौन सा युद्ध? वांडीवास का युद्ध। कौन सा? वांडीवास। फ्रांसीसी और किसके बीच? अंग्रेज के बीच। जिसमें अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया? आयरकूट। कूट कूट के मारा किसको? फ्रांसीसियों को। लेकिन टुपले की अंतिम लड़ाई 1740 में कौन सी लड़ाई थी? क्रिया का युद्ध। कल ही आया था। ठीक है। तो चलिए, कह रहा है कि आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को क्या किया? पराजित किया। 1740। हाँ हाँ। अच्छा, 1753 में। अच्छा, कोडे हुआ आया। अच्छा चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला पेज हुआ क्लियर। अब दूसरे पेज पे आते हैं। कह रहा है कि दूसरा पेज में कौन है? सिख धर्म चलेगा। ठीक है। सिख एवं कौन है? अंग्रेज। क्लियर? कह रहा है कि सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? गुरु नानक को जाता है। और गुरु नानक ही कौन गुरु कहलाए? प्रथम गुरु कहलाए। किसके? सिख धर्म के। तो टोटल अगर मैं बात करूं कि सिख धर्म में गुरुओं की संख्या 1 से लेके कहां तक है? 10 तक। कोई है जो बता पाएंगे? कोई बता पाएंगे? बताइए। अगर आप भी देख रहे हैं इस सेशन को तो आप सिख धर्म के 10 गुरुओं का क्रम आप बता सकते हैं। ठीक है। अब सुनिए, सबसे पहला है गुरु नानक। उसके बाद कौन सा? गुरु अंगद। तीसरे पे गुरु अमर। और चौथे पे कौन है? रामदास। उसके बाद पांचवा गुरु कौन है? अर्जुन देव।
उसके बाद कौन है बाबू? तो हाँ, गोविंद, हरगोविंद, ठीक है। उसके बाद हर राय, उसके बाद हर किशन, और नौवां गुरु है बच्चा कौन? तेग बहादुर। कौन है? तेग बहादुर। और 10वां गुरु है कौन? गोविंद सिंह। कौन सा है? गुरु गोविंद सिंह। बात आ रही समझ में? अब सुनिए, आप सब याद कर लीजिएगा, यहाँ जाके फंस जाइएगा। क्लियर है? तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, क्या चीज? और की, को फॉर गोविंद, रा फॉर राय, और की फॉर किशन। क्लियर है? और 5वें गुरु की हत्या हुई थी, इधर से 9वें गुरु की हत्या हुई थी। बात आ रही है समझ? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है कि गुरु नानक के अनुयायी ही क्या कहलाए? सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के क्या थे? समकालीन थे। कौन समकालीन थे? गुरु नानक। कौन समकालीन थे? गुरु नानक। और उन्हीं के जो शिष्य है ना, वो क्या कहलाए? सिख कहलाए। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। और इनके जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनता है? गुरु पर्व। कौन सा पर्व? गुरु पर्व। कह रहा है यहाँ पे 1469 है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है? 1469 है। ये कह रहा है बाबू 1496। क्या कह रहा है? 1496। तो 1496 में ना कार्तिक पूर्णिमा को नानक की आध्यात्मिक पुनर्जीवन का क्या हुआ? आभास हुआ। यानी कि उसी दिन उनको क्या हुआ? नॉलेज मिली। उसी दिन उनको क्या मिला? ज्ञान मिला। किस दिन? 1496 में। लेकिन जन्म कब हुआ? 1469 में। ठीक। हाँ, कह रहा है गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। और गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी कि धर्मशाला और पंगत मतलब कि लंगर बैठ के खाने वाला, ये दोनों सिस्टम चलाया। दोनों सिस्टम इसलिए चलाया ताकि जो मेरा शिष्य हो वो डेली मिले और डेली मेरे बारे में, मेरे धर्म के बारे में क्या करे? बात करें। अगर आप डेली मिलिएगा तो होमवर्क सुनिएगा ना एक दूसरे से, और डेली नहीं मिलिएगा तो इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वो प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1539 में करतारपुर में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो आप मुझे बताओ जन्म कब हुआ? 69 में। और इनको शिक्षा कब मिली? ज्ञान कब मिला? 96 में। और 1539 में क्या हुआ? ये मर गए। क्लियर है? कहाँ पे? करतारपुर में। कहाँ पे? करतारपुर में। ध्यान देते हैं। कह रहा है कि गुरु अंगद न सिखों के दूसरे दूसरे गुरु बने। और इनका प्रारंभिक नाम क्या था? लहना। प्रारंभिक नाम क्या था? लहना। हमारे आसपास कोई लहना है क्या? लहना चक्की। लहना चक्की। और वो किसका नाम है? गुरु अंगद का ही नाम है। क्या चीज? इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को क्या बना दिया? अस्थाई बना दिया। संगत और पंगत शुरू हुआ था ना, संगत का मतलब धर्मशाला, अब पंगत का मतलब लंगर। तो इन्होंने क्या किया? बोला कि गुरु के जाने के बाद खत्म नहीं होगा, इसको क्या किया जाए? अस्थाई बना दिया जाए। और ये कहने वाले कौन थे? लहना, दूसरे नंबर के गुरु। कह रहा है कि गुरुमुखी लिपि का का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद ने किया। गुरुमुखी लिपि, गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि, गुरु अंगद। ठीक। कह रहा है कि सिखों के तीसरे गुरु कौन बने? अमरदास। सिखों के तीसरे गुरु कौन बने? अमरदास। कह रहा है कि अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए और हिंदुओं के लिए एक अलग विवाह लाया जिसकी पद्धति कौन सी थी? लवन पद्धति। अमरदास ने कौन सी पद्धति लेकर आई? लवन। 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 कह रहा है कि अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल में जाकर भेंट किया। कौन? अकबर, मुगल का है ना जी। अकबर जाता है किससे भेंट करने? अमरदास से। और उनकी एक बेटी है, पुत्री है, और पुत्री का नाम क्या है? बीबी भानी। को कई गांव दिए, कई गांव छोड़िए, डायरेक्ट उनको दिया कितना? 500 बीघा। कितना दिया? 500 बीघा। क्लियर है? आगे अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक एक क्या किया? महंत नियुक्त किया। यानी कि अब धीरे धीरे जो ये धर्म था ना, वो धीरे धीरे राजतंत्र में आगे बढ़ रहा था, विस्तार कर रहा था। और गुरु गोविंद सिंह तक आते आते ना पूर्णतः ये एकदम लड़ने वाला हो गया था।
क्लियर है? क्योंकि वो लोग नगाड़ा बजाने के लिए, पुरुषों को सींग लगाने के लिए, महिलाओं को कौर लगाने के लिए ये सब बात बोले और बोले कि लड़ाई में भी अब हम लोग जाएँगे। क्लियर है? तो चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अकबर ना अमरदास से मिलने कहाँ गया? गोविंदवाल में, और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम क्या था? बीबी भानी। उसको दे दिए कितना बीघा? 500 बीघा, और अपने लिए 22 गद्दियों की स्थापना की, और हर एक गद्दी पे उन्होंने क्या किया? एक-एक महंत को बैठा दिया। कह रहा है कि बीवी के पति कौन है? रामदास। बीवी के पति कौन है? रामदास। बीवी के पति कौन है? रामदास। सिखों के कौन से गुरु बने? चौथे गुरु। सिखों के कौन से गुरु? चौथे गुरु। कह रहा है, अब सुनिए, ऐसे भी जो चीज पत्नी का होता है ना, पति उस पर अपना हक जमाता है। तो रामदास बोले, ये मेहरारू तो का 500 बीघा जोन बानू हमारा के तो देखो ओकरा का करतनी। क्लियर है? तो रामदास ने क्या किया है, देखिएगा कि 500 बीघा भूमि दी गुरु रामदास ने। इसी भूमि पर अमृतसर नामक क्या किया? जलाशय खुदवाया, और अगल बगल एक नगर बसाया जो आज की डेट में क्या है? अमृतसर है। यह काम किसने किया है? रामदास। रामदास किसके दामाद थे? अमरदास के। अमरदास। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का क्या सौंपा? पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को क्या बना दिया? पैतृक बना दिया। अब ध्यान दीजिए, यहीं पे सब लोचा हुआ। क्लियर है? सबसे पहले कौन है? गुरु नानक। उसके बाद कौन है? गुरु अंगद। गुरु अंगद का वास्तविक नाम लहना। उसके बाद कौन है? अमरदास। उसके बाद कौन है? रामदास। रामदास का जो तीसरा पुत्र था ना, उसका नाम क्या था? अर्जुन देव। और अर्जुन देव को ही उन्होंने क्या बनाया? गुरु बना दिया। और उसके बाद यहीं से सिस्टम चल गया कि जो जिसका पिता है वही उसके बाद उसका गुरु या उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन 10वां जो आया ना, गुरु गोविंद सिंह, ये यहीं पे ये प्रथा क्या किए? समाप्त कर दिए। रीजन क्या है? उन्होंने बोला कि अभी ग्राहमा जो गुरु आएगा वो गुरु नहीं आएगा, अब गुरु की बाणी आएगी। और उन्होंने एक किताब को ही सिंहासन देकर और काम को वहीं पे रोक दिया। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? 6वां गुरु हर गोविंद, उसके बाद हर राय, उसके बाद हर किशन। तीनों में हर 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 लगा हुआ था। ठीक है? हाँ, ये गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है? और ये हर गोविंद है। ठीक, आगे बढ़ जाए हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 4 पे। यहाँ तक आपका हिस्ट्री आज ये वाला खत्म हुआ। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी पे चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, हैरी हैंस के प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के टकराव के परिणाम स्वरूप। डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि हिमालय का निर्माण किन दो प्लेटों के टकराने से हुआ है, तो आप क्या कहिएगा? एक कहिएगा बच्चा भारतीय प्लेट, और दूसरा क्या कहिएगा? यूरेशियन। यूरेशियन इन द सेंस कि यूरोप और एशिया वाला थोड़ा सा भाग, और यहीं जाके टकरा गया। तो क्या निर्माण हुआ? यहाँ पे क्या निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। अब सुनिए, यहाँ पर जहाँ हिमालय का निर्माण हुआ ना, पहले वहां पे एक सागर हुआ करता था जिसका नाम क्या था? तैथी सागर। जिसका नाम क्या था? तैथी सागर। और आज की डेट में वहीं पे हिमालय जो है वो फोल्डिंग हिमालय बनकर बिल्कुल खड़ा है। बात यार नहीं समझ में? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे रेड कर ले है। चलिए, कह रहा है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की और क्या है? उत्तल है। अब सुनिए, कोई भी चीज अगर ये ऐसे रहेगा ना बाबू, तो आप इसको क्या कहिएगा? उत्तल कहिएगा। आप इसको क्या कहिएगा? उत्तल कहिएगा। और अगर यही चीज ऐसे है और ऐसे पीछे से ये सीड है, तो इसको क्या कहिएगा? अवतल कहिएगा। नहीं ध्यान दिए? सिल्वर चढ़ा हुआ है अगर पीछे, तो ये हमारा कौन सा ग्लास है? उत्तल। अब ये चढ़ा हुआ है इधर, तो अब कौन सा ग्लास है? अवतल। तो चीजों को समझेंगे। हमारा प्रायद्वीपीय भारत ये वाला है ना, तो इधर जो हिमालय है वो हमारा बिल्कुल ऐसे है, ऐसे उठा हुआ है। तो इसके संदर्भ में क्या कहा जाएगा? उत्तल। इसके संदर्भ में क्या कहा जाएगा? उत्तल। लेकिन अगर ये इधर है, इधर तिब्बत है, तो तिब्बत के संदर्भ में क्या कहा जाएगा? अवतल। तिब्बत के संदर्भ में क्या कहा जाएगा? अवतल। यानी कि
अगर हम एक कटोरा ऐसे रखते हैं कटोरा, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है ना वो इधर है और तिब्बत कहाँ है? भीतर है। ऐसी ना है जी। तिब्बत इसमें घुसा हुआ है और प्रायद्वीपीय पठार नीचे है। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर कहाँ है? तो उत्तल है और तिब्बत की ओर क्या है? अवतल है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कितने प्रमुख श्रेणी में? 4। कितने? 4। अब सुनिए, पहला है क्या चीज? ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं, 4 गो वाला आपको दिखा देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो आप फिगर देख रहे हैं वो किस चीज का है? हिमालय का है। तो मैं ऐसा ही फिगर यहाँ पे बनाता हूँ और जो सबसे ऊपर का हिमालय है इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा हिमालय? तो ट्रांस हिमालय। क्लियर है? ट्रांस हिमालय। उसके बाद नीचे का हिमालय को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई क्या चीज? वृहद हिमालय। बृहद हिमालय। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? ग्रेट हिमालय। बात आ रही है समझ में? ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए सर, इसको अभी तक आप लोग थोड़ा लाइक वगैरह। आप लोग को ठीक लग रहा है? नहीं कोई दिक्कत है? पूरा का पूरा एक बार फिर रिमाइंड हो जा रहा है। अब जो जब दोबारा हम लोग चलेंगे ना तो फाइल ये जो ज्योग्राफी है वो एक लाइन नहीं चलेगा, अब चलेगा सीधे दो दो पेज। ठीक है, अब चलेगा सीधे दो दो पेज। हाँ बिल्कुल। बहुत ना। कब है? हाँ ये तो। हम्म। ना ना, अभी प्रेशर देखे हैं? जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना? अब ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो पहला हिमालय कौन सा बना? ट्रांस हिमालय। दूसरा क्या बना? वृहद हिमालय। इसी को हम बोलते हैं क्या चीज? ग्रेट हिमालय। अब देखिए तीसरा जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मध्य या फिर कौन सा हिमालय? तो लघु हिमालय। इसी है। और चौथा जो हिमालय बोलते हैं ना, इसको हम सबसे पहले तो या तो बाह्य कहेंगे और नहीं तो कह चीज। बातें आ रही है समझ में? तो इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, अब ध्यान देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी ऐसे है सबसे ऊपर का हिमालय कौन सा होगा? ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य या लघु हिमालय, और उसके बाद सबसे नीचे कौन सा होगा? शिवालिक। सबसे नीचे कौन सा होगा? शिवालिक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है कि ट्रांस हिमालय क्षेत्र इसके अंतर्गत ही कौन सा आता है? काराकोरम है, लद्दाख है, और क्या है? जास्कर है। कुछ नहीं है बच्चा, तो कुछ नहीं है तो कलेजा है। ट्रांस हिमालय में ही क्या है? कलेजा है। और ट्रांस हिमालय को ही ना हम लोग बोलते हैं पार का हिमालय या पार हिमालय। बात आ रही है समझ में? कौन सा हिमालय बोलते हैं? पार हिमालय। फिर कह रहा है कि के टू या गार्डविन आस्टीन दोनों एक ही है। और गार्डविन आस्टीन की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है जो भारत की सब क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। अब सुनिए, एक पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो काराकोरम, और भारत में सबसे ऊंची चोटी तो क्या मारिएगा? कंचनजंगा। बिल्कुल वही कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? कि भारत
भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो क्या मारिएगा, कॉल लग गया है ना, तो क्या मारिए, केटू, केटू या गाडविन आस्टीन। लेकिन यहीं पे सवाल बदल जाएगा कि सबसे ऊंची चोटी, तो मारिएगा आप क्या चीज, कंचनजंगा। बात आ रही समझ में, कोई दिक्कत है? रीजन क्या है कि ये पीओके में है और पीओके फिलहाल यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम अपने क्षेत्र को अपना कहना छोड़ेंगे नहीं। जिस दिन अपना कहना छोड़ देंगे उसी दिन वो क्या हो जाएगा, जीत। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि काराकोरम तथा लद्दाख के बीच एक कौन सी घाटी है, नुब्रा घाटी। काराकोरम और लद्दाख लद्दाख के बीच कौन सी घाटी है, नुब्रा घाटी, जो बागानों बैक्टीरियन ऊँटों तथा अपने मठों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। कौन सी घाटी, नुब्रा घाटी। 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 कह रहा है कि कश्मीर हिमालय में क्या होता है, करेवा। करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जफरान की खेती की जाती है। करेवा जो है वो चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में क्या है, जमाव है। ये ना इसी के कारण जो है जम्मू कश्मीर वगैरह के क्षेत्र में कृषि उत्पादन होता है। किसके कारण, करेवा के कारण। और करेवा जो है वो कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी इन द सेंस कि जल है उसमें, और तभी जाके हमारा कृषि उत्पन्न हो पाता है। हाँ, लेकिन पदार्थों का हिमोड है, ठीक है, हिमोड, हिम उड़ा हुआ यानी कि बर्फ उड़ा हुआ। चलिए, कह रहा है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत समझ गए है ना। उसके बाद कह रहा है कि प्रायद्वीपीय में क्या होगा, उत्तल, तिब्बत में क्या होगा, अवतल। कह रहा है हिमालय को कितने भागों में, चार। सबसे पहला कौन है, ट्रांस हिमालय। दूसरा, दूसरा बृहद। तीसरा मध्य, और चौथा लघु हिमालय। फिर कह रहा है कि काराकोरम बाह्य, बाह्य या फिर शिवालिक। फिर कह रहा है कि केटू या गार्डविन अस्टीन क्या है, सबसे ऊंची है। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम और लद्दाख के बीच एक घाटी पाई जाती है जिसका नाम क्या है, नुब्रा घाटी। कह रहा है कि कश्मीर हिमालय में क्या पाया जाता है बच्चा, करेवा। क्या पाया जाता है, करेवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बृहद हिमालय में जो जिला, नाम सुने हैं, कल हम लोग पढ़े थे जो जिला दर्रा, कल हमने पढ़ा था बनिहाल दर्रा, और कल फोर्टीला, फोर्डुला या फिर खरदुला। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बृहद हिमालय में कौन सा है, जो जिला दर्रा है। फिर पंजाल में बनिहाल दर्रा है। जास्कर श्रेणी में क्या है, फोर्टुला दर्रा है। और लद्दाख श्रेणी में क्या है, खरदुल्ला दर्रा है। जैसे आपको ये याद होगा कि ट्रांस हिमालय में तीन हम लोगों को मिला दर्रा, कौन सा, कलेजा था ना श्रेणी, कलेजा, क्या, काराकोरम, लद्दाख, और क्या चीज, जास्कर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हिमालय में ही क्या है, जो जिला है। फिर पंजाल में क्या है, बनिहाल है। और कह रहा है कि जास्कर श्रेणी में क्या है, फोटुल्ला है। और फिर कह रहा है कि लद्दाख श्रेणी में क्या है, खरदुल्ला है। आप मुझे बताओ, सारे दर्रा में से सबसे छोटा दर्रा कौन सा है, बनिहाल। जवाहर सुरंग किस दर्रे में है, बनिहाल दर्रे में। ये कल सवाल था। कह रहा है कि कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील है, जो कौन सी झील है, डल झील, और कौन सा, बुल्लर झील। और खारे जल की झील क्या है, पगांगसो, और कौन सा है, सुमुरेरी। अब सुनिए, डल झील, बुल्लर झील जम्मू कश्मीर मारिएगा, लेकिन पगांगसो और सुमेरी पूछेगा ना तो क्या मारिएगा, लद्दाख। पगांगसो और सुमेरेरी पूछेगा तो क्या मारिएगा, लद्दाख। कह रहा है कि वैष्णो देवी, नाम सुने हैं, वैष्णो देवी, अमरनाथ, चार ए शरीफ, चरार ए शरीफ जैसे तीर्थ स्थान कश्मीर के उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है। कश्मीर के उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है। कौन कौन, वैष्णो देवी, अमरनाथ, चरार ए शरीफ, और कौन सा है, तीर्थ स्थान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या फिर क्या है, बृहद हिमालय, यानी कि पहला हिमालय पढ़ रहे हैं कि दूसरा, दूसरा हिमालय, उसका क्या क्या नाम है, तो हिमाद्री, हिमाद्री। उसके बाद सर्वोच्च या फिर बृहद हिमालय। कह रहा है कि यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई ऊंचाई 6000 मीटर है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट कहाँ है, इसी श्रेणी। एक बात मुझे बताओ, एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो ट्रांस का भाग है कि बृहद का भाग है, किसका भाग है, बृहद का। किसका भाग है, बृहद का। अब सुनिए, कह रहा है कि कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची हो जाएगी, भारत में। ठीक है, नंगा पर्वत है, नंदा देवी, और क्या है, कामेट है। अब सुनिए, कह रहा है कि यहाँ पे नामचा बरवा है, यहाँ पे कौन सा है, एवरेस्ट। एवरेस्ट किस श्रेणी का भाग है बाबू, बृहद का भाग है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो नंदा देवी किस राज्य में,
उत्तराखंड में ये कामेट है। तो इतने, हाँ, इतने सारे चीज। नामचा बरवा सबसे महत्वपूर्ण शिखर है। नामचा बरवा किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। और यही एक स्थान स्थान है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ प्रवेश करती है? भारत में प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं। बृहद हिमालय लघु हिमालय से कैसे अलग है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एम टी। क्लियर। अब आते हैं कौन सा? हिमाचल श्रेणी या फिर लघु या मध्य हिमालय। हिमाचल श्रेणी या फिर लघु या मध्य हिमालय, चीजों को समझते हैं। लघु या मध्य हिमालय, कह रहा है कि इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटीपा, महाभारत श्रेणियां है। किसमें? हिमाचल श्रेणी। कौन कौन सा है? पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटीपा एवं महाभारत श्रेणी। कह रहा है कि बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाट, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा की घाटियां मिलती हैं। किसमें? तो बृहद एवं लघु के बीच में। सबसे पहला हम हिमालय पढ़े, फ्रांस के बाद ग्रीक या बृहद, उसके बाद कौन सा है? लघु। और लघु के बीच में ही पाया गया है क्या चीज? कुल्लू है, कांगड़ा है, ठीक है, लाहौल है और क्या है? कश्मीर। कह रहा है कि कश्मीर घाटी में जो घास के मैदान होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? मर्ग। और इसी से बना है सोनमर्ग, इसी से बना है गुलमर्ग, इसी से बना है टर्नमर्ग। ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। क्लियर। तो अब सुनिए, कह रहा है कि अल्पाइन चारागाह, चारागाह का प्रकृति कौन सी है? अल्पाइन, और छोटे छोटे होते हैं। ठीक है। कह रहा है कि घाटी में मर्ग होते हैं तथा उत्तराखंड में इसी को क्या कहा जाता है? बुग्याल या फिर प्यार। कह रहा है कि शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही स्थित है। यानी कि लघु हिमालय, अभी बाह्य शिवालिक में नहीं गए, अभी किस गए हैं? लघु हिमालय में। इसके पहले हम लोग कहाँ थे? दोनों के बीच में थे। अभी कहाँ पे हैं? लघु हिमालय में। तो लघु हिमालय में फिर से सुनिए क्या क्या कह रहा है कि उत्तराखंड, सॉरी, हाँ, ठीक है, मसूरी है, दार्जिलिंग है, शिमला है, कुल्लू और क्या है? मनाली है। कह रहा है कि बृहद हिमालय की घाटियों में एक भोटिया जनजाति प्रजाति मिलती है जो खाना बदोश लोग रहते हैं। खाना बदोश का मतलब समझते हैं? खाना बदोश का मतलब क्या होता है? रुके रुके बता रहे हैं मोहन, खाना बदोश का मतलब। अच्छा ठीक है, यानी कि घूम घूम के खाना बटोरने और खाने वाला। ठीक है। कह रहा है कि जो ग्रीष्म ऋतु में कहाँ चले जाते हैं? ऊपर, यानी कि बुग्याल में चले जाते हैं। और शरद ऋतु में पुनः कहाँ जाते हैं? नीचे, गर्माहट पाने के लिए। ठीक, लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी, फूलों की घाटी किस में है बाबू? उत्तराखंड। कौन सा जिला? चमोली जिला। इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है, यानी कि निचले वाले भाग में ही। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए। नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा पेज, ठीक है, ये वाला तो पेज चलिए हम बता दिए हैं, ठीक ना। अब उसी का ये वाली पेज सेम है। ठीक। ये हम इसलिए निकाले हैं कि अभी हमने आपको बताया है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, बताया ना। तो आप सुनिए, जब बृहद हिमालय महान हिमालय के बीच में और लघु हिमालय के बीच में जो भाग है उसको क्या बोलते हैं? एमसीटी। अब सुनिए, ये जो लघु हिमालय और शिवालिक का जो बीच का भाग है उसको क्या बोलते हैं? एमबीटी, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और जो मैदानी भाग और शिवालिक के बीच में है उसको क्या बोलते हैं? एच एफ एफ। क्या बोलते हैं? एच एफ एफ, हिमालय फ्रंटल फ्रंट, हिमालय फ्रंटल फ्रंट। ठीक है, हिमालय फ्रंटल फ्रंट। तो अब सुनिए, सबसे पहला है बाबू एम सी टी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद है मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, एम, हाँ, थ्रस्ट या थ्रस्ट भी बोलता है। और उसके बाद है एच एफ एफ। क्लियर है? हिमालय फ्रंटल फ्रंट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए बताइएगा। हिमालय के अंतर्गत चार प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियों को शामिल किया गया है। और ये चारों चारों पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित है। क्या आप इसे सेटिस्फाइड हैं? पहला कौन है? ट्रांस हिमालय। उसके बाद क्या है? बृहद हिमालय। उसके बाद क्या है? मध्य हिमालय। उसके बाद क्या है? ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी वही चीज डाले हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है? अब क्या चीज आ गया बाबू? जीव विज्ञान, बायो।
आप लोग जहाँ से भी होंगे एक बार कमेंट करेंगे भाई। जी, एसएससी मोटिवेशनल वीडियोस। तो बाबू, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है, जीव विज्ञान में आ गए हम लोग, ठीक है। जीव विज्ञान में कह रहा है कि वास्तव में होमो, कल याद आया था ना, आया था द्विनाम जगत प्रणाली, देने वाले कौन है? लिनियस। 5 जगत कौन दिया? आर एच विटकर। और 3 जगत कौन दिया था? पिकल। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैंपियंस है, और लीन जो है वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है, यानी कि खोजने वाला व्यक्ति है। इसका अर्थ है कि सबसे पहले लिनियस ने इस जाति को क्या बोला? होमो सैम्पियंस। क्या बोला? होमो सैम्पियंस। अब सुनिए, जितना सारा वैज्ञानिक नाम है उसमें से एक आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, तो ध्यान देते हैं भाई। कह रहा है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैम्पियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैम्पियंस। मेढक का क्या है? राना, ठीक, राना। बिल्ली का क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। 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 कह रहा है कि कुत्ता का क्या है? कैनिस फैमिलियर्स। कैनिस फैमिलियर्स। कुत्ता का क्या है? कैनिस फैमिलियर्स। कैनिस फैमिलियर्स। कैनिस फैमिलियर्स। किसका है बाबू? किसका है? कुत्ता का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से, एक बार फिर से। हाँ, कह रहा है कि मनुष्य होमो सैपियंस, मेढक राना, ठीक, राना। बिल्ली का क्या है? डोमेस्टिका। बिल्ली का क्या है? डोमेस्टिका। और कुत्ता का क्या है? फैमिलियर्स। कह रहा है कि गाय का क्या है? बोस इंडिकस। गाय का क्या है? बोस इंडिकस। गाय का क्या है? बोस इंडिकस। मक्खी का क्या है? मस्का डोमेस्टिका। मक्खी का क्या है? मस्का डोमेस्टिका। मक्खी का क्या है? मस्का डोमेस्टिका। कह रहा है कि आम का क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। 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 धान, धान जो है ना ज्यादा खाइएगा तो ओरा जाएगा। ओराइजा सटाइवा। धान क्या है? ओराइजा सटाइवा। धान क्या है? ओराइजा सटाइवा। धान क्या है? ओराइजा सटाइवा। चलिए एक बार फिर से बोलिएगा। मनुष्य, मेढक, कह रहा है कि बिल्ली, डोमेस्टिका कुत्ता, हाँ फैमिलियर्स हो जाएगा गाय, बोस इंडिकस मक्खी, हाँ क्या है? मस्का डोमेस्टिका आम, मैग्नीफेरा इंडिका धान, ओराइजा सोटाइवा। गेहूं है बाबू टिटिकम एस्टिवम। टिटिकम एस्टिवम। गेहूं क्या है? टिटिकम एस्टिवम। गेहूं क्या है? टिटिकम एस्टिवम। गेहूं क्या है? टिटिकम एस्टिवम। मटर क्या है? पीसम एस्टिवम। पीसम एस्टिवम। चना क्या है? सीसर एराइटिनम। सीसर एराइटिनम। और सरसों क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल इतना याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है नेक्स्ट कि कोशिका विज्ञान, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कोशिका विज्ञान। और कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोशिका में स्थित होता है प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। अब सुनिए, जीव द्रव्य का नामकरण किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया। कब? 1839 में। जीव द्रव्य का नाम दिया किसने बाबू? 1839 में। कौन है? पुरकिंजे। कौन है? पुरकिंजे। कौन है? पुरकिंजे। कौन है? पुरकिंजे। चलिए कब? 1839 में। किसका नाम? जीव द्रव्य का नाम, ठीक है। कह रहा है कि यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन परभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है, और जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। इसलिए जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म को। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ना, ये पूरा प्रोटोप्लाज्म है। इसका नामकरण किसने किया है? पफर प्रोटोप्लाज्म और पफर पुरकिंजे। कब? 1839 में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक है बाबू कोशिका द्रव्य, और एक है क्या चीज? केंद्रक। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। यानी कि ये जो भूअर भूअर दिख रहा है, ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। और दूसरा बांटा गया है क्या चीज? केंद्रक द्रव्य।
ये है क्या? न्यूक्लोप्लाज्म। ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कोशिका द्रव्य जो है वो कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच है। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है बाबू? केंद्रक। और ये क्या है? कोशिका झिल्ली। और इसके बीच में जो ये चीजें हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। अब आते हैं केंद्रक द्रव्य। यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है, यानी कि अब केंद्रक के अंदर यहाँ पे जो भी द्रव्य पाया जाएगा, इसी को क्या बोला जाएगा? केंद्रक द्रव्य। क्या बोला जाएगा? केंद्रक द्रव्य। अब सुनिए, केंद्रक द्रव्य कहाँ होता है? अंदर। और कोशिका द्रव्य कहाँ होता है? बाहर। बता रही समझ में? यह है कोशिका द्रव्य और ये क्या है? केंद्रक द्रव्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना है। जीव द्रव्य मतलब समझ रहे हैं ना? आगे कह रहा है कि ऑक्सीजन कितना परसेंट से? 76%। कार्बन 10, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन कितना? 2। कार्बन 76, उसके बाद है सॉरी, ऑक्सीजन 76, कार्बन 10 पॉइंट समथिंग, हाइड्रोजन 10 और फिर क्या है? नाइट्रोजन 2। कह रहा है कि जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग किस चीज का बना है? जल का। कौन सा? प्रोटोप्लाज्म का 80% भाग किस चीज से बना है? जल से। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है मेरे भाई? तो 81 19, 81 19, 81 19, समझ रहे हैं ना? 81 19 100। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या रहा है? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? कोशिका, सेल। कह रहा है कि कोशिका जीवन की कौन सी इकाई है? सबसे छोटी इकाई है। इकाई कार्यात्मक एवं क्या है? संरचनात्मक है। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? सेल है, कोशिका है, और इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कौन सा लॉजी? साइटोलॉजी। कौन सा लॉजी? साइटोलॉजी। कह रहा है कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया? अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन जीव द्रव्य का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? पुरकिंजे ने। कब? 1839 है ना? 1839 है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है, थोड़ा सा रुक जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लगभग शून्य हो जाता है, यह कहलाता है अतिचालक। अतिचालक की प्रतिरोधकता शून्य होती है, सकते हैं। अतिचालक का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता। तलीय दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। तलीय दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 100। अतिचालकता की खोज किसने की? एमरलिन ने 1911 ईस्वी में। चालकता की खोज किसने किया? एमरलिन ने 1911 ईस्वी में। तड़ित के दौरान भौतिक रक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तड़ित चालक का। और बिजली आएगी और तड़ित में अधिक मात्रा में होता है विद्युत ऊर्जा। तड़ित में अधिक मात्रा में होता है विद्युत ऊर्जा, कारण आदमी जाती है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। पेनिसिलियम का खोज भी इसी ने किया था ना? पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चालक बनाए जाते पाके। तत्व के बारे में। प्राकृतिक चुंबक होता है एक लोहे का ऑक्साइड। प्राकृतिक चुंबक कैसा होता है? लोहे का ऑक्साइड। कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है लोहा, निकल, कोबाल्ट इत्यादि से। बनाया जाता है लोहा, निकेल, कोबाल्ट। अस्थाई चुंबक बनाया जाता है नॉर्मल लोहा, जाता है नॉर्मल लोहा का। चुंबक के समान ध्रुव होता है विकर्षण। चुंबक के असमान ध्रुव होता है आकर्षण। के समान ध्रुव होता है जब चुंबक समान रहेगा तो उसमें रहेगा तो आकर्षण। लड़का मिलेगा तो आकर्षण, और लड़की मिलेगी तो चुंबक में लोहे का अपनी ओर आकर्षित करने का गुण कहलाता है चुंबकत्व। चुंबकत्व सबसे अधिक पाया जाता है चुंबक के सिरों के निकट। चुंबकत्व जितना चुंबक नजदीक रहेगा उतना आकर्षण ज्यादा होगा, लड़के के करीब रहेगा उतना।
बताएंगे। देखो तो स्वतंत्र पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा। चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा। चुंबक में लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण कहलाता है चुंबकत्व। चुंबकत्व सबसे अधिक पाया जाता है चुंबक के सिरों के निकट। चुंबकत्व का अभाव होता है चुंबक के ठीक मध्य में। ठीक मध्य में चुंबकत्व का अभाव होगा। चुंबकत्व खत्म हो जाता है पीटने या गर्म करने। तत्व खत्म हो जाता है। तत्व संकेत करती है उत्तर दिशा को। चुंबक के क्षेत्र का इकाई मात्रक टेस्ला। क्षेत्र का इकाई मात्रक टेस्ला। चुंबक के क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस। चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता का इकाई मात्रक टेस्ला या न्यूटन एम्पियर मीटर या वेबर मीटर स्क्वायर। के क्षेत्र तीव्रता का इकाई मात्रक टेस्ला न्यूटन। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया या ओरस्टेव द्वारा। टर्डेव द्वारा। धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया फेराडे द्वारा। क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है दक्षिण से उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। विषुवत रेखा पर 0 डिग्री। पृथ्वी के ध्रुव पर नगर के बीच का कोण कहलाता है दिक्पात कोण। पृथ्वी के दिक्पात का मान होता है 180 डिग्री। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक के प्रभाव पर। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक के प्रभाव पर। रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेडियो तरंग के परावर्तन पर। रडार रेडियो तरंग के परावर्तन पर। रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेडियो तरंग के परावर्तन पर। रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। रडार का उपयोग किया जाता है क्यों? रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। वस्तु कहाँ भी है रडार होकर खाती। रडार का आविष्कार किसने किया था? एस टेलर एवं लियो सी यंग ने 1930 ईस्वी में। एस टेलर एवं लियो ने 1930 ईस्वी में। रडार का पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का पूर्ण रूप रडार का पूर्ण रूप रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब रेंजिंग माने समझो तड़ो न कितना रेंज पे बा रडारे से पता लगे। कौन जहाज कितना ऊपर उड़ती है काथी से पता लगी? रडार से। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलियोग्राफी द्वारा। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलियोग्राफी द्वारा। होलियोग्राफी द्वारा। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलियोग्राफी द्वारा।
होलोग्राफी। लेजर अथवा किसी सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणें व्यक्तिकरण से त्रिबिंब या प्रतिबिंब बनाना कहलाता है होलोग्राफी। लेजर अथवा किसी सशक्त प्रकाश से निकाली दो प्रकाश किरणें के व्यक्तिकरण त्रिबिंब या प्रतिबिंब बनाना कहलाता है होलियोग्राफी। होलोग्राफी का आविष्कार डेनिस गबोर। होलोग्राफी का आविष्कार इम्पोर्टेंट हवे। होलोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? डेनिस गबोर ने। लेजर का आविष्कार टीएच हैमन। लेजर का आविष्कार, लेजर का पूर्ण रूप है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का पूर्ण रूप है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का प्रयोग होता है धातुओं को काटने, हीरा तराशने, रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। लेजर का प्रयोग धातुओं को काटने या तराशने, रोगों के इलाज करने के लिए। लेजर एक उपकरण है। लेजर एक उपकरण है जो उत्तेजित लेजर एक उपकरण है जो उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रवर्धन के माध्यम से विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन करता है। लेजर क्या है? लेजर एक उपकरण है जो उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रवर्धन के माध्यम से विद्युत तरंगों का उत्पादन करता है। लेजर का पूर्ण रूप है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का फुल फॉर्म है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर की खोज किसने की? चार्ल्स एच टाउन्स ने। लेजर की खोज चार्ल्स एच टाउन्स। लेजर में प्रकाश किरणों का उत्सर्जन होता है, जबकि मेसर में सूक्ष्म तरंगों का। लेजर में प्रकाश किरणों का उत्सर्जन होता है, जबकि मेसर में सूक्ष्म तरंगों का। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें कहते हैं परमाणु। अणु बम होता है, अणु बड़ा होता है, अणु बड़ा होता है परमाणु की नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड। नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15, जिसको एक फर्मी बोलते हैं। परमाणु की त्रिज्या होती है, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर और परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। नाभिक और परमाणु की त्रिज्या में कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है? नाभिक सबसे छोटा है 10⁻15। परमाणु की त्रिज्या बड़ा है 10⁻⁻10 मीटर। मीटर। अणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। अणु पर चार्ज होता है। परमाणु के तीन मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? प्रोटॉन पर, और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग कहलाता है द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाए? द्रव्यमान संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है परमाणुओं की संख्या के बराबर के। प्रोटॉन की संख्या के बराबर परमाणु की संख्या होखेला, दोनों बराबर होला। परमाणु संख्या और प्रोटॉन संख्या दोनों बराबर होता है। प्रोटॉन का नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने। और नाभिक को किसने खोजा? रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। नामकरण किया था रदरफोर्ड और प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन। का एक ट्रिक है, क्या और ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड।
इलेक्ट्रॉन की खोज काफी बार खोज इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, न्यूट्रॉन की खोज जे जेम्स चैडविक 1932 में, 1986 में प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन 1886 में, 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज 1932 में। प्रोटॉन पर चार्ज होता है धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेशित और न्यूट्रॉन पर होता है नो चार्ज। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 886 गुना। क्या बोल रहा है? पॉजिट्रॉन है एक धन आवेशित कण। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने 1932 ईस्वी में। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने 1932 ईस्वी में। न्यूट्रिनो का खोज, न्यूट्रिनो है द्रव्यमान एवं आवेश रहित कण। ना एकरा में द्रव्यमान होला ना एकरा में आवेश होखेला न्यूट्रिनो में। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? पॉली ने 1930 ईस्वी में। न्यूट्रॉनों की खोज पॉली ने 1930 ईस्वी में। प्रोटॉन होते हैं ऊर्जा के बंडल। क्या एगो ऊर्जा के बंडल प्रोटॉन। परमाणु विद्युत होता है उदासीन। विद्युत होता है उदासीन। तत्व जो सामान्यतः विकसित होकर विकिरण उत्सर्जित करते हैं कहलाते हैं रेडियो सक्रिय तत्व। तत्व जो विकसित होकर विकिरण उत्सर्जित करते हैं कहलाते हैं रेडियो सक्रिय तत्व। मतलब रेडियो एक्टिव, यह ना पदार्थों से विघटन के फलस्वरूप निकलने वाली किरणें कहलाती है रेडियो सक्रिय किरणें। पदार्थों से विघटन के फलस्वरूप निकलने वाली किरणें कहलाती है रेडियो सक्रिय किरणें। रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अल्फा कण, बीटा एवं गामा किरणें। रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अल्फा कण, बीटा एवं गामा किरणें। क्षमता गामा की। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुलर ने। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुलर ने। रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है क्यूरी। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है जीएम काउंटर से। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है जीएम काउंटर से। रेडियो सक्रियता की खोज की थी हेनरी बैकुलर ने। रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है क्यूरी। अल्फा बीटा व गामा में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है केवल गामा किरणें। अल्फा बीटा व गामा में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है केवल गामा किरण। गामा किरणें का नामकरण रदरफोर्ड। गामा किरणें की खोजकर्ता हेनरी बैकुलर। भेदन क्षमता सबसे अधिक तथा तरंगदार सबसे कम गामा किरणें का। कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। कोबाल्ट 60 सर्जित करता है गामा किरणें का। कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है कैंसर का उपचार में। आवो गुरु जी ये पढ़ाइएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज के बाद ये कभी फंसना नहीं चाहिए और हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं इसका इम्पोर्टेंस है। इस पूरे पेज का देखिएगा। कह रहा है कि राजघाट का संबंध किससे है? महात्मा गांधी।
राज किसका है? महात्मा गांधी। ऐसे भी जब इनको गांधी जी को गोली लगी तो उन्होंने उनके मुख से क्या निकला है? हे राम, रा फॉर राज, म फॉर महात्मा गांधी। क्लियर है? और है कि शांतिवन कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ये बेचारा इतना धनवान थे ना कि इनको कोई हुड़ुक देता था तो चुपचाप, क्योंकि राजकुमार थे भाई, चुपचाप बिल्कुल ऐसे हो जाते थे। क्लियर है? तो ये जब मरे तो इनकी समाधि स्थल बनी कौन सी? शांतिवन। पूछेगा राजघाट क्या मारिएगा? महात्मा गांधी। शांतिवन क्या मारिएगा? जवाहरलाल नेहरू। कह रहा है विजय घाट कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। इतने बहादुर थे कि हर जगह क्या हुए? जीतते चले गए विजय घाट। कह रहा शक्ति स्थल कौन? इंदिरा गांधी। अब सुनिए, इंदिरा गांधी को कौन सा लेडी बोला गया है? आयरन लेडी। तो वो क्या होंगी? कमजोर की मजबूत? शक्ति मजबूत। वीर भूमि कौन है? राजीव व। अब सुनिए, इसी वीर में ना, इसी वीर में छिपा हुआ है, इसी वीर में ना छिपा हुआ है, देखिएगा, पी और र। क्लियर है? यही मतलब उठा के अगर हम राजीव लिखेंगे तो कहीं ना कहीं वीर भी तो आ जाएगा ना। बस इतना ही समझिएगा। एक बार फिर से, राजघाट, महात्मा गांधी, शांति, जवाहर, विजय, लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति, इंदिरा गांधी। कह रहा कि वीर भूमि कौन है? राजीव गांधी। किसान घाट, चौधरी चरण सिंह। 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 कह रहा है कि महाप्रयाण घाट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 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 अभय मोरारजी देसाई। अब सुनिए, अभय मोरारजी देसाई और विजय लाल बहादुर शास्त्री। अभय मोरारजी देसाई, अभय मोरारजी देसाई। समता स्थल जगजीवन राम। समता स्थल कौन है? जगजीवन राम। समता स्थल जगजीवन राम। समता स्थल जगजीवन राम। क्लियर है? चलिए एक बार फिर से बताएंगे भाई। राजघाट, महात्मा गांधी शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी वीर भूमि, राजीव वीर भूमि, राजीव किसान, चौधरी चरण सिंह, उसके बाद महाप्रयाण, राजेंद्र प्रसाद, अभय, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। करा समता स्थल जगजीवन राम। करा नारायण घाट कौन है? गुलजारी लाल नंदा। नारायण फॉर नंदा, नारायण फॉर नंदा। नारायण घाट, गुलजारी लाल नंदा। एकता स्थल कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। एक्चुअली ये बताओ कि जिसमें ज्ञान आ जाएगा वो एकता की बात करेगा ही करेगा। क्लियर है? तो करेंगे। एकता स्थल कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। 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 कह रहा है कि यात्रा भूमि भीमराव अंबेडकर। यात्रा भूमि भीमराव अंबेडकर। यात्रा भूमि भीमराव अंबेडकर। यात्रा भूमि भीमराव अंबेडकर। कह रहा उदय भूमि की आर नारायण। 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 और कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। एक बार फिर से, राजघाट, शांतिवन, विजय घाट, शक्ति स्थल, वीरभूमि, राजीव गांधी किसान घाट, चरण सिंह महाप्रयाण घाट, राजेंद्र प्रसाद अभय घाट, ठीक है, समता स्थल जगजीवनराम नारायण घाट, नंदा, एकता स्थल यानी जैल सिंह, ठीक है, चैत्रा भूमि भीमराव अम्बेडकर। उदय भूमि, उदय कौन है? के आर नारायण। और कर्म भूमि कौन है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा है कि ISI किस देश का है? पाकिस्तान का। CIA और FBI कहाँ का है? USA का। IB और CBI कहाँ का? भारत का। नाइचो जापान। नाइचो जापान, ये गुप्तचर संस्था। नाइचो जापान। अल मुखबरात कहाँ लगाइएगा? इराक। अल मुखबरात कहाँ लगाइएगा? इराक। ISI पाकिस्तान, CIA और IB भारत का। IB और रॉ क्या है? नाइचो जापान। अल मुखबरात इराक। ठीक। कह रहा है कि रॉ कहाँ का? भारत का। सवाक कहाँ का? ईरान। सवाक कहाँ का? ईरान। सवाक कहाँ का? ईरान। अल मुखबरात कहाँ का? इराक। क्या? नेक्स्ट आते हैं। मोशाद, इजराइल, मुखबरात
अब सुनिए, मुख्य बारात पूछेगा तो मिस्र, अल मुख्य बारात पूछेगा तो कहाँ है? इराक। ध्यान दीजिएगा, केजीबी और ग्रू कहाँ का है? रूस का। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। चलिए, कह रहा है कि प्रमुख चिन्ह एवं क्या है? प्रतीक है। रेड क्रॉस किस चीज का प्रतीक है? डॉक्टरी सहायता। रेड क्रॉस किस चीज का है? डॉक्टरी सहायता। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन, लाल त्रिकोण परिवार नियोजन। सफेद झंडा शांति या समर्पण। लाल झंडा क्रांति या खतरे का। काला झंडा विरोध प्रदर्शन। उल्टा झंडा राष्ट्रीय वीरता का। कबूतर शांति का प्रतीक। पाह पर काली पट्टी शोक या फिर दुख। और चक्र प्रगति का प्रतीक। देख, कह रहा है कि सहारा जो रेगिस्तान है, ठीक है, सहारा जो मरुस्थल है कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका। सहारा कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका। अरब कहाँ है? अरब प्रायद्वीप। गोबी कहाँ है? मंगोलिया। कालाहारी बोत्सवाना। थार उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। अटाकामा चिली मरुस्थल। अटाकामा चिली। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं ध्यान से। कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू। और किलायू कहाँ पे है? हवाई द्वीप पर। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? किलायू। किलायू कहाँ पे है? हवाई द्वीप। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। कह रहा है कि आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? मोना लोवा। ये भी कहाँ है? हवाई द्वीप। ठीक है, मोना लोवा। सक्रिय द्वीप का ट्रिक कुछ याद है? मोना से कोई एस करे है। ये सारे के सारे क्या है? सक्रिय। विश्व का सबसे कम ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? कोटापैक्सी। कोटापैक्सी किस? इक्वाडोर। कोटापैक्सी किस देश में? इक्वाडोर। अरे विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो। सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? कांका गुआ। शांत ज्वालामुखी कौन सा है? कांका गुआ। शांत ज्वालामुखी कौन सा है? कांका गुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब हम लोगों का है बच्चा क्या चीज? करंट अफेयर्स। ठीक है, कह रहा है कि कह रहा है फुटबॉल खिलाड़ी ने किस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? कौन? लियोनल मेसी। 25 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? कौन है? लियोनल मेसी। गोल्डन बूट कौन जीता है? लियोनल मेसी। गोल्डन बूट कौन जीता है? लियोनल मेसी। गोल्डन बूट कौन जीता है? लियोनल मेसी। कह रहा है देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने कहा पहली आधिकारिक उड़ान भरी? कहाँ पे? नासिक। गोल्डन बूट किसको मिल गया है? लियोनल मेसी को। और ये कहाँ पे है? नासिक। कह रहा है कि मर्कोसूर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? कौन है? ब्राजील। देखिए, मर्कोसूर कहाँ? ब्राजील। मर्कोसूर कहाँ? ब्राजील। समझौता हुआ है भारत और ब्राजील के बीच में। मर्कोसूर भारत व्यापार समझौता कहाँ पे है? ब्राजील। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास योजना शुरू की है? कितना करोड़ है? 100 करोड़। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? उरुग्वे। लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? उरुग्वे। लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? उरुग्वे। भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ मानिएगा? बिश्केक। कहाँ की राजधानी है? किर्गिस्तान की। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। कह रहा है कि भारत और मध्य एशिया सुरक्षा परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बिश्केक। कह रहा है कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक। चलिए एक बार फिर से, गोल्डन बूट किसको मिला? लियोनल मेसी को। लड़ाकू विमान तेजस उड़ान भरी कहाँ से? नासिक से। मार्कोसूर भारत व्यापार कहाँ? ब्राजील। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ कपास क्रांति? 600। कह रहा है कि कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन उरुग्वे। भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे? बिश्केक किर्गिस्तान। सरकारी और निजी में दोनों बोल दिया है क्या चीज? मासिक धर्म में छुट्टी मिलेगा। कौन है? कर्नाटक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में कटी बहू, ठीक है, हाल ही में कटी बहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? असम में। कितना भी बहू पूछेगा कहाँ मारिएगा? असम। ठीक, कह रहा है कि UIDAI क्लियर ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी राशि निर्धारित की? कितना? 1 लाख रुपया। ये जो आधार कार्ड है ना,
उसी का नया वर्जन लॉन्च होने वाला है। तो ये प्रतियोगिता चल रहा है और जिसका बढ़िया रहेगा रूपरेखा, उसी के आधार पे उसको प्राइज मिलेगी कितना, 1 लाख रुपया। और उस जो रूपरेखा होगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा कौन, भारत सरकार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, रजत पदक। खुशी कुमारी कौन सा पदक जीती है, कांस्य पदक। और विश्वजीत गोरे कौन सा पदक, कांस्य पदक। और कह रहा है बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक, रजत पदक। कह रहा है कि अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या रखा गया है, क्या रखा गया है, मैत्री 2। नाम क्या रखा गया है, मैत्री 2। नाम क्या है इसका, मैत्री 2। ठीक, कह रहा है कि एक जारी सतत व्यापार सूचकांक 25 में भारत का कौन सा स्थान रखा है बाबू, 23वां। सूचकांक कुछ याद आ रहा है, सतत 23। कह रहा है कि जारी खान मंत्रालय ने राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है, मध्य प्रदेश। ऐसे भी खनन का मतलब होता क्या है, खोदना, निकालना। तो हम लोग निकालते हैं कहाँ से, बीच से, मध्य प्रदेश। क्या चीज, मध्य प्रदेश। ठीक, चलिए आगे आते हैं पर फिर से। कह रहा है कि खनन मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता में सूचकांक में कौन है, मध्य प्रदेश। और कह रहा है सतत विकास में कितना नंबर पे, 23वां। कह रहा है कि एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, उत्तराखंड। एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, उत्तराखंड। कह रहा है कि जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 25 का कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक। ISSF शॉटगन में कौन सा है, कांस्य पदक। कह रहा है कौन सा पदक जीता है, कौन, सुल्तान जोहोर कप कौन सा पदक जीता है बाबू, कौन सा पदक, रजत पदक। कौन सा पदक, रजत पदक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है, कितना है, 4। नोटरी की संख्या बढ़ गई है कहाँ, 4। गुजरात है, तमिलनाडु है, राजस्थान और कहाँ, नागालैंड। कह रहा है कि तिहार उत्सव कहाँ मना है, नेपाल। तिहार उत्सव कहाँ मना है, नेपाल। तिहार उत्सव कहाँ मना है, तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है, ईरान। तफ्तान कहाँ निकलेगा, ईरान। तफ्तान कहाँ निकलेगा, ईरान। चलिए, अल मुख बारात इराक, खाली मुख बारात मिस्र। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि किस राज्य में काला हिरण पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू किया गया है, छत्तीसगढ़। राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है, कहाँ पे, गोवा। शतरंज कहाँ पे शामिल हो गया, गोवा। शतरंज कहाँ शामिल हुआ, गोवा। कह रहा है कि व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने एक रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है, कौन है, ब्राजील। और यही ने त्रुमुर करके था एक शब्द ब्राजील के साथ। कह रहा है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष कारावास की सजा मिल गई है, कहाँ, फ्रांस। निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष की सजा मिली है, किस देश में है, फ्रांस। ठीक है, तो चलिए इतना तक कोई दिक्कत है, तो कल इतना हो जाएगा ना। ठीक, बाकी फिर हम लोग अपने सेशन में कल जुड़ते हैं, ठीक ना, कल जुड़ते हैं। आज का MCQ में बाकी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग याद करके नहीं आइएगा, पूरा का पूरा होमवर्क याद करके आना है और यहाँ पे सुनाना है। कौन ऐसे हैं जो नहीं याद करके आ रहे हैं, कोई है तो बताइए, आप है, नहीं तो पढ़ के आइए, नहीं तो कोई फायदा नहीं करे, 2 घंटा बर्बाद जा रहा है। ठीक है, आप पढ़ के आइए। आप लोग भी जितने लोग लाइव बने हुए हैं वो कंटिन्यू जितना सारा चीज़ है, मेरिट प्लस का एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लें। लगभग 626 या 46 लोग होंगे उसमें, ठीक है। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लें, उसमें डेली का PDF चला जाए। और अगर आप डुमराव से हैं और डुमराव के काफ़ी करीब हैं, तो आप शाम में 4:30 बजे से